27 में क्या बोला गया, एक फोर्स लगा रहे हैं और उसको खींच रहे हैं, ठीक है, फोर्स ला के खींच रहे हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, u, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, u लगेगा, यही लगेगा ना। अब इसे पूछ रहा है कि टेबल ग्राउंड पर मूव नहीं कर रहा है, तो टेबल पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा एकदम, टेबल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, देन व्हाट कैन वी से दैट टेबल ऑन टेबल नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, टोटल 0। तो इधर साइड अगर फ्रिक्शन हम इसको खींच रहे हैं सब्जेक्ट को, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो टेबल को भी ये खींचता है, टेबल पर भी फ्रिक्शन कितना लगेगा, UMG। और ग्राउंड पर चूंकि स्टैटिक है, तो ग्राउंड से उल्टा फ्रिक्शन लगेगा UMG। देखो इस ऑब्जेक्ट को हम खींचे, टेबल इस पर लगाया UMG, ये भी टेबल पर लगाएगा आगे की तरफ UMG, और चूंकि टेबल स्टैटिक है तो उसको ग्राउंड से पीछे की तरफ UMG मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में इसी में लिखा हुआ है, डू वी नीड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हियर एंड मास ऑफ द टेबल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? अगर हम इसको खींच रहे हैं तो ये नहीं मूव कर रहा है, ये फोर्स निकल रही है, क्या हम लोग को टेबल का मास एंड यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स का जरूरत है, नहीं है, या फिर क्यों, अगर है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? देखो हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ कि डज नॉट मूव, जैसे ही बोला डज नॉट मूव, इट मींस टोटल फोर्स 0 है, तो 0 है तो डायरेक्टली हम लोग बैलेंस करके लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है टेबल, इन जनरल टेबल मूव नहीं करता है ऐसे केसेस में, लेकिन इमेजिन करो ये एक सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, मान लो आइस का बना हुआ सरफेस है, उस पर एक टेबल रखा हुआ है और उसके ऊपर एक ब्लॉक को खींच रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि टेबल भी साथ साथ ड्रैग हो जाए, ठीक है। तो इन दैट केस अगर नहीं दिया हुआ है कि टेबल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का जरूरत पड़ेगा, दैट विल डिसाइड व्हेदर टेबल विल मूव और नॉट, ठीक है। फिर इसका मास भी चाहिए होगा, मास से इसका नॉर्मल निकलता है, ठीक है। तो अगर लिखा हुआ है कि डज नॉट मूव तब तो ठीक है, बट अगर कुछ नहीं मेंशन है कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देन वी विल नीड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड मास, ठीक है। ओके, ये हो गया। 28 नंबर तुम लोग ट्राई करो, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्री बॉडी डायग्राम समझने के लिए, फ्री बॉडी डायग्राम का फुल एप्लीकेशन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ N1 इन ऑल द इक्वेशन समझ आ गई, उसके बाद कंप्लीट कर लोगे एज ए होमवर्क। 3 इक्वेशन सॉल्व करना है बच्चा, ठीक है, उसको कंप्लीट कर लेना होमवर्क में, आंसर पीछे दिया हुआ है, मैच कर लेना, नहीं होगा तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे, हो जाना चाहिए इक्वेशन सॉल्विंग है, ठीक। ओके, आगे का देखो, नेक्स्ट आगे का तीनों इजी है, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो 29 में क्या लिखा हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg pushed against a rough vertical wall with a force 40 न्यूटन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बीइंग 0.5, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जांपल लेके हम लोग करते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम लोग इस वर्टिकल वॉल के अगेंस्ट पुश कर दें, ठीक है, कितना मास दिया ऑब्जेक्ट का, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3D में है ये क्वेश्चन, थोड़ा 3D का इसमें चीज यूज किया गया है,
ठीक है, तो इसमें देखो मास कितना दिया है 2 kg, वेट कितना होगा इसका 20 न्यूटन। अब इसको पुश किया गया कितना फोर्स से 40 न्यूटन से। तो जब 40 न्यूटन से इसको पुश किया गया तो नॉर्मल फोर्स जो वाल लगाएगा इस पर वो कितना होगा 40 ही होगा। ठीक है, ये वर्टिकल वाल है, mg के बराबर नॉर्मल नहीं होगा यार, जितना से पुश करेंगे उतना के बराबर नॉर्मल होगा। नॉर्मल कितना होगा 40 न्यूटन। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया है 0.5। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो एक्ट कर सकता है वो कितना हो जाएगा वाल और ऑब्जेक्ट के बीच 20 न्यूटन। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को ऐसे पुश कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब पुश किया जा रहा है तो 20 न्यूटन इसका ग्रेविटी है और फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन ही है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, लेकिन ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम में एकदम क्रिटिकल वैल्यू पर पहुंचा है। थोड़ा सा भी अगर इसका वेट ज़्यादा होता तो स्लाइड करना शुरू कर देता, या नॉर्मल को थोड़ा भी कम करेंगे तो हम हाथ को थोड़ा ढीला यहाँ पर करें, हल्का करें फोर्स, तो क्या होगा नॉर्मल कम होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट गिरने लगेगा। ठीक है, तो एकदम क्रिटिकल पर एडजस्टेड। अब क्या किया गया इसी में बताओ, देखो इसी में ऐसे फोर्स लग रहा है, अब इसी में बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया तो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा ऐसे। देखो फर्स्ट इंस्टेंस में ऐसा लगता है कि टोटल फोर्स अभी 0 है, हम लोग एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, इधर लगा रहे तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहिए, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन वैसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो बाकी फोर्सेज को पहले जोड़कर देखना पड़ेगा और उसके बाद फ्रिक्शन को हम लोग लगाएंगे। अगर यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो हल्का से फोर्स लगाते हैं ना, हल्का से रखते तो अपने आप नीचे की तरफ से गिरता है। ठीक है, देखो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो बाकी फोर्सेज के हिसाब से अपना वैल्यू एडजस्ट करता है। तो हम लोग ऑल्दो अलग से लगा रहे हैं 15 न्यूटन फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, लेकिन ये फोर्स को बाद में अलग से हम लोग नहीं देखेंगे पूरा कंडीशन का। हम लोग क्या करेंगे, पहले ये फोर्स और ग्रेविटी दोनों को मिलाकर चेक करेंगे और फ्रिक्शन को लास्ट में एडजस्ट करेंगे। बाकी फोर्सेस के हिसाब से फ्रिक्शन चेंज करता है ना। तो देखो क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगा है 15 न्यूटन का और एक mg लग रहा है 20 न्यूटन। नेट क्या हो जाए 15 प्लस 20 25। दिस इज द नेट फोर्स। इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट मूव किधर करना चाहेगा, इधर, और फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा। फ्रिक्शन जो पहले वर्टिकल लग रहा था, वर्टिकल नहीं लगेगा, अब वो इसके अपोजिट लगेगा। द फ्रिक्शन विल एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ न्यू फोर्सेस। उसके फोर्सेस के हिसाब से फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी एडजस्ट हुआ है। फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं, डायरेक्शन भी एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 20 और इधर कितना लग रहा है 25, तो एक्स्ट्रा कितना बचा 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बाई मास कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किस तरफ होगा, यहाँ से 53 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये 3 और 4 का रेशियो, तो ये चीज है, समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। कौन वाला? ये फ्रिक्शन का 20, फ्रिक्शन का मैक्सिमम क्या है, क्योंकि मूवमेंट इधर होना चाह रहा है, मूवमेंट को उल्टा हो। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एडजस्ट होता है बाकी फोर्सेस के हिसाब से। जैसे ही नया फोर्स लगना शुरू किया, फ्रिक्शन भी चेंज कर गया अपना डायरेक्शन। ठीक है, इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये पूरा सिस्टम
लेफ्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, राइट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है इसमें, ग्राउंड पर एक फ्रिक्शन है और यहाँ भी फ्रिक्शन, दोनों जगह पर ग्राउंड पर जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, रुकेगा, ये भी रुकेगा। लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो है वो चूंकि कम है फ्रिक्शन, वो भी रुकना चाहेगा, लेकिन वो इतना इसके बराबर नहीं रुकेगा, दोनों के दोनों स्लो डाउन होंगे। बट अपर ऑब्जेक्ट विल गेट स्लो डाउन विथ लेसर अमाउंट, while lower object will get slow down with larger amount। तो क्या होगा, ये भी स्लो हो रहा है, ये भी स्लो हो रहा है, लेकिन ये धीरे कम स्लो हो रहा है, तो ये वाला तो धीरे धीरे रुकने जैसा हो जाएगा और तब तक ये स्लाइड करते हुए आगे निकल जाएगा। तो वही निकालना कितने टाइम में आगे निकलेगा, टाइम है ना, ठीक है। देखो कैसे इसको बनाएंगे, तो इससे समझ में आ गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहला काम है हम लोग का कि फ्रिक्शन दोनों पर निकालते हैं, कितना कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लग सकता है। स्लाइडिंग केस है तो मैक्सिमम ही लगेगा, एडजस्ट वाला जो चीज़ है वो स्लाइडिंग अगर लगता है तो मैक्सिमम वैल्यू लगता है। यहाँ पर नॉर्मल कितना आएगा, इसका वेट मास कितना दिया है, स्मॉल एम कैपिटल, ठीक है। तो स्मॉल एम जी नॉर्मल हो गया। यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा, F1 लिखते हैं, किस तरफ लगेगा वो भी हम लोग को ध्यान देना होगा, किस तरफ लगेगा वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये ऑब्जेक्ट पहले स्लो डाउन, तो ग्राउंड पर आगे बढ़ रहा है, तो इस पर तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा। यहाँ पर F1, इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे, क्योंकि आगे जा रहा है, ग्राउंड इसको रोक रहा है। ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को जब ये रुकेगा तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट भी रुकना चाहेगा, लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी में, इसके रिस्पेक्ट में, दोनों वेलोसिटी में है, बट ये रुक रहा है, ऊपर वाला भी रुकना चाहेगा, तो आगे बढ़ने का ट्राई कर रहा है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपर वाले का, पीछे F2, एंड इसी F2 का जो रिएक्शन वाला पार्ट होगा वो इधर लगेगा, F1 ग्राउंड से लगा पीछे, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आगे बढ़ना चाह रहा है तो F2 पीछे लगेगा उस पर, और वही F2 का रिएक्शन बड़े ब्लॉक पर आगे लगेगा, ठीक है। अब हम लोग F1 F2 का वैल्यू निकालते हैं। F2 का वैल्यू हो जाएगा म्यू टाइम्स mg, F1 का वैल्यू हो जाएगा क्या, F1 का दोनों वेट को संभाले हुए नॉर्मल नीचे का, तो यहाँ का नॉर्मल कितना होगा, यहाँ मान लो N2 लिखते हैं और यहाँ N1 कितना होगा, दोनों का वेट के बराबर, दोनों का वेट संभाले हुए ना नीचे से, ठीक है। तो हो जाएगा, अच्छा ऊपर में फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना, μ/2 है ना, 2 होगा, ठीक है, μ/2 है ऊपर में कोफिशिएंट, μ/2, ठीक है। नीचे में है म्यू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ये फोर्स का वैल्यू है। अब हम लोग लिखते हैं फोर्सेस कितना कितना है। अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक A2 लिखते हैं, कितना होगा, नेट फोर्स अपर ब्लॉक पर, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक ही है ना, और तो कोई फोर्स नहीं है, μ/2 mg by m, μg/, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक। लोअर ब्लॉक का लिख, लोअर ब्लॉक पर क्या क्या फोर्स है, ये एक्सेलरेशन किस तरफ है, डिसेलरेशन एक्चुअली, ठीक है, हम तो डायरेक्शन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, लेफ्ट। अब लार्जर ब्लॉक पर लिखते हैं, लार्जर पर F1 पीछे की तरफ है और F2 आगे की तरफ है, तो ये नेट जो डायरेक्शन आएगा, ठीक है, ये किस तरफ, हम लोग इधर वाले को लिख रहे हैं पहले, तो लेफ्ट डायरेक्शन है, F1 माइनस F2 किए हैं, तो लेफ्ट के डायरेक्शन में हम लोग एक्सेलरेशन लिख रहे हैं बाय कैपिटल M, दिस इज A1, कितना आएगा F1 का वैल्यू, एंड F2 का
बाय 2mg डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कितना हो जाएगा न्यू बाय कैपिटल M स्मॉल m बाय 2 प्लस कैपिटल M। दिस इज द एक्सेलरेशन A1। ये किस तरफ आया है? एक्सेलरेशन लेफ्ट। दोनों का एक्सेलरेशन किस तरफ है? लेफ्ट है। दोनों का एक्सेलरेशन मतलब दोनों डिसेलरेट हो रहा है, लेकिन अब हम लोग को निकालना कि ये कितना देर में यहाँ पहुंचेगा, तो मतलब रिलेटिव देखना पड़ेगा। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर L डिस्टेंस मूव करेगा तब ना आगे निकलेगा। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट बड़े वाले ऑब्जेक्ट पर L डिस्टेंस मूव करेगा। कौन सा? अच्छा जी, हाँ जी। ओके, देखो दोनों जो फोर्स है, दोनों का एक्सेलरेशन जो है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन अगर हम लोग को उसका मूवमेंट चाहिए बड़ा ब्लॉक पर, तो क्या करना होगा? हम लोग को रिलेटिव देखना पड़ेगा, एक दूसरे के रिलेटिव में कितना मूव कर रहा है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लेके कितना L एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करके निकालो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो दोनों रिलेटिव एक्सेलरेशन इसको, और सिंपल फॉर्म में इसको लिखते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो दोनों को, कितना आता है देखो। रिलेटिव निकाल रहे हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन। न्यू स्मॉल m बाई 2 कैपिटल M एक हो जाएगा और एक म्यू जी, और वो सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा? प्लस म्यू जी बाई 2 बचेगा, कितना है? दिस विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? फाइनली काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। टाइम क्या होता है? 2s बाई a अंडर रूट। s की जगह क्या लिखेंगे? s की जगह क्या लिखेंगे? s की जगह क्या लिखना होगा? l लिखेंगे, क्योंकि l है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंड एक्सेलरेशन की जगह वो क्वांटिटी लिखेंगे। म्यू जी कॉमन है, हाफ भी कॉमन है, और यहाँ हो जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M प्लस 1, ये होगा। तो लास्ट का जो क्वेश्चन है इसी वर्मा में, वो काफी स्टैंडर्ड का है। एक ही क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है, लेकिन वो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत डेवलप होता है। इजी से स्टार्ट करते करते टफ जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को करना है। इतना खत्म करने के बाद तुम लोग अब क्या करोगे? घर में क्या बनाओगे? डीसी पांडे बना सकते हो आप। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन एक साथ बना सकते हो। और जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया है ना, उसमें चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, उसका 21-2 बनाओगे 40 तक, इतना बनाकर आओगे।